देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में पांचों विचारधाराएं पढ़ा दी गई हैं। और आपका अब जो नया चैप्टर शुरू करना है सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि विधि का स्रोत। और लिखवाया शुक्रवार को जाएगा भाई, कल तक लेक्चर चलेगा, एक दिन में सब लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका थोड़ा स्पीड भी अब बढ़ाना है। देखिए सोर्सेज ऑफ लॉ यानी कि विधि का स्रोत का मतलब ये हुआ कि आखिर कानून आया कहाँ से, अर्थात कहाँ से कानून का जन्म होता है। तो जहाँ तक स्रोत की बात है, आपका जो आधुनिक स्रोत है वह आपका स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका मुख्य स्रोत यानी कि आपका मेन सोर्सेज, और एक आपका सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि द्वितीयक या सहायक या गौण। मुख्य स्रोत में आपका तीन मिलेगा और यही तीन जूरिस्प्रूडेंस में हमें पढ़ना भी है। पहला आपका कानून आता है विधायन द्वारा, लेजिस्लेशन द्वारा। दूसरा जो मुख्य स्रोत है आपका कस्टम या यूजेज यानी कि प्रथा तथा रूढ़ियाँ। और तीसरा मुख्य स्रोत है नजीर यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय या जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि न्यायालय कोई निर्णय देता है तो वह निर्णय आपका एक नजीर बन जाता है, विधि का भाग बन जाता है। ये तीन स्रोत हमें पढ़ना है मुख्य रूप से। जो सेकेंडरी या सहायक या जो गौण स्रोत होते हैं वह आपका होते हैं आपका न्याय, साम्य, शुद्ध अंतःकरण, यानी कि न्याय के आधार पर कोई फैसला दे दिया गया, फिर गुड कंसेंस के आधार पर दे दिया गया, इक्विटी के आधार पर दे दिया गया। ये सेकेंडरी या गौण या सहायक स्रोत है। और इसमें दूसरा बंटवारा है विधिशास्त्रियों के विचार, यानी कि प्रमुख विधिशास्त्री किसी विषय पर क्या राय रखते हैं। ये प्रमुख स्रोत न होकर आपका केवल और केवल गौण स्रोत है। हर जगह तीन लोग बैठिए हो एक पर, आगे बैठिए नेताजी, एकदम अगले सीट पर दो लोग बैठिए। देखिए कपड़ा है ना, थोड़ा कपड़ा ले लीजिए भाई, पूछ लीजिए, कपड़ा है ये दे दीजिए, बढ़ा दीजिए आगे वाला। देखिए आपका ये स्रोत है, इसमें हमें जो पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस में, आपका विधायन, फिर आपका प्रथा, और फिर न्यायिक पूर्ण निर्णय। विधायन से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। फिर आपका पूर्व निर्णय से तो कभी काल जे में दो क्वेश्चन बना है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। प्रथा से कोई भरोसा नहीं है, एक क्वेश्चन बन भी सकता है नहीं भी। यानी कि मानकर चलिए इन तीनों चैप्टरों से आपका तीन क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है कम से कम। यानी कि तीन क्वेश्चन तो पहले हम इसमें देखते हैं आपका विधायन को पहले शुरू किया जाए। तो विधायन में जो मॉडल अब तक का बना है वह हम देख लेते हैं, चार पांच मॉडल बना है। एक आपका जो डिफिनीशन चिपमैन ग्रे की बनी है वो आप देख सकते हैं साल पेपरों में। दूसरा आपका विधायन के प्रकार बना है। तो लेजिस्लेशन जो होता है एक सुप्रीम होता है, दूसरा सबॉर्डिनेट होता है, यानी कि एक सर्वोच्च विधायन होता है, और दूसरा अधीनस्थ। इसमें थोड़ा यूपीजे में अंदर से पूछा गया है कि कौन सर्वोच्च विधायन का रूप नहीं है। इसके बाद जो दोनों हम बंटवारा करके बताएंगे। एक बार जो क्वेश्चन बना है, पहले मॉडल देख लिया जाए सभी। एक बार क्वेश्चन बना है कि किसने विधायन को दो वर्गों में बांटा, सर्वोच्च और अधीनस्थ, यानी कि आपका सुप्रीम और सबॉर्डिनेट। तो वह विद्वान आपका है सामंड, यानी कि सामंड ने विधायन को दो वर्गों में बांटा, एक सुप्रीम और दूसरा सबॉर्डिनेट। ये क्वेश्चन आ चुका है, चिपमन ग्रे की परिभाषा आई है। फिर आपका जो पूछा जा सकता है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन। और अंत में
भारत में आपका देखना है कि भारत में विधायन कौन बनाता है, कानून भारत में कैसे बनते हैं, तो आपका एक विधेयक या बिल पेश होता है, दोनों सदनों द्वारा जब पास हो जाएगा तो अगर संघ का मामला है तो राष्ट्रपति के पास, और राज्य का मामला है तो राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। और ये लोग जब एसेंट दे देते हैं तो वह जो बिल है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वह विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। विधायन वर्तमान समय में अगर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महत्व किस स्रोत का है, तो विधायन का है। क्यों? क्योंकि जब राज्य अस्तित्व में आया तो आपका, यानी कि अगर जल्दी से जल्दी कानून बनाना है तो इसके लिए आपका एक ही उपाय है, विधायन। यानी कि तुरंत संसद या राज्य विधान मंडल तुरंत किसी विषय पर क्या बना दे, कानून। जैसे कि पास्को एक्ट भी चलेगा, आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट नया बन गया, तमाम कानून अब नए नए बन गए हैं। अगर प्रथा से बनते तो कई साल लग जाते, और विधायन में तुरंत कानून बना दीजिए अगर तत्काल आवश्यक हो। अब आइए यहाँ, भाई संसद की बैठक तो कितने दिनों में एक बार, कितने दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच, 6 माह। और अगर तत्काल कानून की आवश्यकता है तो भारत में एक और उपाय है, वह ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, जो इमरजेंसी में भी कानून निर्माण का पावर देता है। राष्ट्रपति 100 अनुच्छेद 123 और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करके 1 मिनट में क्या बना देंगे, कानून। अतः विधायन का वर्तमान समय में महत्व सबसे ज़्यादा है, ये सर्वोच्च शिखर पर है, ये सबसे ऊंचा है। ये भी याद रखिए, सर्वोच्च शिखर पर कौन है, विधायन कौन बनाता है, आम आदमी बनाता है कि विधायिका बनाती है, विधायिका। तो जो किसी देश या राज्य का जो विधायिका होती है या व्यवस्थापिका होती है, लेजिस्लेचर होता है, उसी की जो फार्मल एक्सप्रेशन होता है, फार्मल डिक्लेरेशन होता है, औपचारिक या प्रारूपिक जो घोषणा होती है, उसी को विधायन कहा जाता है। यही क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बना है, और ये कोटेशन देने वाले चिपमैन ग्रे हैं। तो अब शुरुआती दौर से आपका विधान शुरू किया जाए। आपका जो विधान शब्द है ये इंग्लिश के लेजिस्लेशन से बना है, यानी कि इंग्लिश में इसे लेजिस्लेशन कहते हैं और हिंदी में विधायन कहते हैं। लेजिस्लेशन शब्द लैटिन के लेजिस्लेशियो से बना है, और लेजिस्लेशियो जो शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना है, एक आपका लेजिस और दूसरा लेसियो। लेजिस का मतलब होता है ला, ला मतलब विधि, और लेसियो का मतलब होता है प्रपोजल या ऑफर, यानी कि आप लोग कॉन्टेक्ट में पढ़ते हैं प्रस्थापना। तो अगर हम लेजिस्लेशन का वर्ड वाइज अर्थ निकालें तो विधि की प्रस्थापना हुआ, यानी कि विधि का प्रपोजल हुआ, अर्थात विधिक भाव में विधि का निर्माण ही लेजिस्लेशन कहलाता है।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि लेजिस्लेशन क्या है, तो आपका शाब्दिक अर्थ हुआ विधि का निर्माण। अब समस्या ये आई कि आखिर लेजिस्लेशन में विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसी दशा में जो किसी राज्य की जो विधायिका होती हैं, जो लेजिस्लेचर होता है, वह विधि का जब निर्माण करता है तो उसे ही हम आपका विधायन या लेजिस्लेशन कहते हैं। और इसकी परिभाषा देखिए, यानी कि पहले भारत में थोड़ा जोड़ लिया जाए ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में द्वैध सरकारें पाई जाती हैं। डबल इंजन की सरकार जो इस समय चल रहा है, डबल इंजन की सरकार पाई जाती है। भारत एक राज्यों का संघ है, तो यहाँ एक संघ स्तर पर विधायिका होगी और एक राज्य स्तर पर। संघ स्तर पर जो हमारी विधायिका है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, और राज्य स्तर पर जो विधायिका है राज्य विधान मंडल। अब यहाँ पहले अनुच्छेद वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दो अनुच्छेद पहले ही याद रखना है। अनुच्छेद 79 में संघ की विधायिका के बारे में प्रावधान है, ये जो कानून बना देगी वह भी विधायन। और अनुच्छेद 168 में राज्य की विधायिका के बारे में प्रावधान है, ये जो कानून बना देगी वह भी क्या कहलाएगा, विधायन। तो संघ मैं बता भी चुका हूँ दोनों। संघ की विधायिका में के कितने सदन हैं, दो, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और अभिन्न या अनिवार्य अंग कौन है, राष्ट्रपति। तो भारत में संघ की विधायिका का निर्माण किससे मिलकर होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्यों में आपका 168 में विधायिका की परिभाषा दी गई है। राज्यों में आपका विधानसभा, जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं वहाँ वहाँ विधान परिषद। और तत्पश्चात आपका जो गवर्नर या राज्यपाल होते हैं वह आपका, पीछे बैठे हो, आगे जगह नहीं, पीछे बैठिए। गवर्नर या जो, पीछे बैठने दीजिए, अंदर हो। जो ये गवर्नर या राज्यपाल होते हैं, ये आपका राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये किस अनुच्छेद में है, 168। तो जो ये संसद कानून बनाएगी इसे आपका ये भी विधान कहलाएगा। और राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा उसे भी हम क्या कहेंगे, विधान। एक और आपका विधान के बारे में पढ़ना है, और वह पढ़ना है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत आपका भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बनाता है। और अनुच्छेद 213 के तहत, 213 के तहत राज्य का राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके कानून बनाता है। इसे भी लेजिस्लेशन या विधायन ही कहा जाएगा। अब जो आपका जे में क्वेश्चन बना है वह क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि फिर एक बार याद रखिए, विधायन को दो वर्गों में किसने बांटा है, यानी कि सामान्य, अभी हमने बताया भाई, याद रखिए सब, किसने बांटा है। सामान्य कौन कौन सा विधायन होता है, एक सुप्रीम और दूसरा सबऑर्डिनेट। एक कंसेप्ट थोड़ा बना लीजिए, ये जो चारों विधायन हम लिखे हैं बोर्ड पर, चाहे अध्यादेश हो, चाहे संसद बनाए, और चाहे राज्य विधानमंडल, इन्हीं को भारत में सुप्रीम आपका या सर्वोच्च विधायन, सुप्रीम लेजिस्लेशन कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग कानून भारत में बनाएंगे वह सभी कानून सबऑर्डिनेट होंगे, अधीनस्थ होंगे। तो जो क्वेश्चन आपका बना है उस मॉडल पर आया जाए।
देखिए 3-4 क्वेश्चन का मॉडल मैं बता रहा हूँ यहीं आपका कवर करके, अभी भूमिका में ही, अभी आपका शुरुआत भी नहीं हुई। लेकिन शुरुआत क्या, पूरी बातें जो आ सकता है कंपटीशन में लगभग हमने बता ही दिया। 2-4 बातें ही छूटी हैं, वो तो अलग बात है कि पूरा के लिए आपका पूरा माने पढ़ा जाए परिभाषा इत्यादि। लेकिन जो अब तक के इतिहास में आया है लगभग अब समाप्त होने वाला है कंपटीशन में। फिर एक बार देखिए, कंसेप्ट जरूर क्लियर करिए कि अगर संसद, राज्य विधान मंडल या राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करके जो कानून बनाते हैं भारत में, इसे एपेक्स लॉ या सुप्रीम कानून या आपका सर्वोच्च कानून कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी प्राधिकारी, जितने भी अधिकारी नियम कानून बनाएंगे वे सभी नियम कानून आपका सबॉर्डिनेट में आएंगे, यानी कि अधीनस्थ में। अब क्वेश्चन का मॉडल आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च कानून भारत में माना जाता है? दे देगा संसद द्वारा बनाया गया कानून, दूसरा दे देगा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, दोनों इनमें से कोई नहीं। तब किसी को कोई समस्या नहीं है, यहाँ दोनों मार कर आएंगे, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भारत में कैसे कानून है? सुप्रीम कानून है। दूसरा मॉडल देखिए, 4-5 क्वेश्चन निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सर्वोच्च कानून माना जाता है? दे देगा आपका संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम, फिर राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया गया ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया अध्यादेश, और उपर्युक्त सभी दे दे। तो अब इस कंडीशन में उपर्युक्त सभी मारना है, क्योंकि ये जो 4 मैं बोर्ड पर लिखा हूँ ये कैसे कानून है? आपका सुप्रीम। अब देखिए गलती कहाँ होती है, जो नया मॉडल आपका बना है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधायन का रूप नहीं है? भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून, राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया अध्यादेश, और अंतिम खंड रहेगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियम। तो बताइए कौन सुप्रीम लॉ नहीं है? हाँ, तो चाहे हाई कोर्ट नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए, आपका कोई अन्य प्राधिकारी बनाए, हमेशा दिमाग में बैठाए रहिए, चाहे निर्वाचन आयोग बनाए और चाहे संघ लोक सेवा आयोग बनाए, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाए, ये सभी जितने भी ये नियम होंगे, जितनी भी विधियां होंगी, ये सभी विधियां आपका किस रूप में आएंगी? सर्वोच्च नहीं बल्कि सबॉर्डिनेट। यही क्वेश्चन आपका गलत होगा। फिर एक बार याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियम सर्वोच्च कानून नहीं है, बल्कि ये कैसे कानून माने गए हैं? अधीनस्थ। यही आपका क्वेश्चन बना है, यही गलती होती है। अब आपका बैक होया जाए, आपका यही बातें आपका पहले विधान की परिभाषा देखा जाए। पहली परिभाषा चिपमैन ग्रे का पढ़िएगा कि विधान के बारे में चिपमैन ग्रे क्या कहते हैं। तो विधायन, विधि का विधायन आपका, तो राज्य के व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणाओं को विधायन कहा जाता है। यानी कि अगर ये आ जाए कि जो राज्य का व्यवस्थापकीय अंग है, व्यवस्थापकीय अंग मतलब कि जो विधायिका है वह कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन करती हैं, औपचारिक घोषणा करती हैं, तो जैसे ही औपचारिक घोषणा आए, और किसके द्वारा आए? राज्य के विधायिका द्वारा, राज्य के व्यवस्थापन अंग द्वारा, तो कौन किसकी ये परिभाषा है? चिपमैन ग्रे की। तो सबसे अच्छा आपका है ही
बैठिए, अंदर है जगह ना। सबसे अच्छा आपका भारत में ही देख लीजिए कि जब भारत की संसद आपका किसी विषय पर फॉर्मल डिक्लेरेशन करती है, यानी कि लिखित में, मौखिक नहीं कानून बनते हैं विधायिका द्वारा, जब लिखित में फॉर्मल डिक्लेरेशन औपचारिक या प्रारूपिक घोषणा करती है, तो वही घोषणाएं क्या मानी जाती हैं, लेजिस्लेशन या विधान। लगभग इनकी परिभाषा एकदम सटीक है। सटीक इसलिए है कि सभी बातें इसमें समाहित ही हो गई हैं कि विधान राज्य की विधायिका बनाती है और औपचारिक रूप से क्या करती हैं, उसकी घोषणा करती हैं। तो तुरंत औपचारिक रूप से घोषणा, तो विधान की विशेषताएं क्या होती हैं, अब तुरंत यहाँ देख लेनी है घोषणा में। पहला, विधायन राज्य की विधायिका अंग द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, यह जानबूझकर निर्मित किया जाता है, अनजाने में नहीं, यानी कि विधायिका जब कानून बनाती हैं तो अनजाने में बना देती हैं कि जानबूझकर संसद कानून बनाती है, जानबूझकर बनाती है। इसका जो स्वरूप होता है वह मौखिक होता है कि लिखित होता है। तो बताइए, जब हमारी संसद कोई कानून बनाती है तो मौखिक बना देती है कि केवल लिखित में? मौखिक नहीं। और इसमें आज्ञापक तत्व होता है, तो तुरंत आप जॉन ऑस्टिन का जोड़ लीजिए। जॉन ऑस्टिन यही तो कहते हैं कि अगर विधायिका ने कानून बनाया, संप्रभु ने कानून बनाया, भारत की संसद ने कानून बनाया, तो उसमें मैंडेटरी आपका तत्व है, एलिमेंट है कि लोग उसका क्या करेंगे, पालन। और पालन नहीं करते तो इस विधायिका ने न्यायपालिका का गठन किया है, और ये न्यायपालिका लोगों को क्या देगी, सेंशन देगी, अनुशासन देगी। तो जहाँ तक चिपमैन ग्रे की परिभाषा की बात है, लगभग इनकी परिभाषा सही है, क्योंकि आपका जो इन्होंने परिभाषा दी, भारत में पूरी तरह क्या होती है, अप्लाई। दूसरा देखिए, दूसरा सामंड की परिभाषा देखा जाए, विधायन विधि का वह भाव है जो एक सख्त प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों में सन्निहित है। यानी कि चूंकि सामंड ऑस्टिन के ही चेले थे, ऑस्टिन से प्रभावित थे, तो जो ऑस्टिन ने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, उसी बात को हल्का सा आगे बढ़ाएंगे सामंड, और ये कह रहे हैं कि जो राज्य में संप्रभु शक्तिशाली व्यक्ति होगा या संस्था होगी, वह जो नियम बना देगा उसी को हम क्या कहेंगे, विधान। यानी कि सावरेन द्वारा आचरण के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विधान। क्योंकि सामंड ऑस्टिन के ही मानने वाले थे, ऑस्टिन के फॉलोअर थे, तो हल्का सा सामंड ने अपने सिद्धांत को परिवर्तित किया, लेकिन मुख्य रूप से ये किस पर आश्रित रहे, ऑस्टिन पर। तो ऑस्टिन भी तो यही कहते हैं कि आपका सावरेन ने, आपका समाविधि क्या है, तो विधि संप्रभु का समादेश है। तो यानी कि सावरेन ने जो इस समादेश द्वारा इच्छा व्यक्त की है, जो नियम बना दिया है, वही सामंड महोदय क्या कहते हैं कि वही विधायन है। क्योंकि उस समय ऐसे ही चलता था, राजा आपका या संसद आपका इच्छा व्यक्त करती थी और लोग उन इच्छाओं का क्या करते थे, पालन। अब आइए जॉन ऑस्टिन की परिभाषा देखी जाए। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि का निर्माण होता है या उसमें संशोधन होता है, परिवर्तन होता है या कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, उसी को विधान कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिसके द्वारा आपका कोई नया कानून बना दिया गया, किसी कानून में कुछ संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया, उसी को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन या विधान। यानी कि चूंकि जॉन ऑस्टिन
विधि को संप्रभु का समादेश मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संप्रभु ने जो इच्छा व्यक्त की वही कानून है। संप्रभु चाहें तो अपनी इच्छा रद्द भी कर सकता है, अपनी इच्छाओं में परिवर्तन कर सकता है बाद में, और अपनी इच्छाओं में कुछ बदलाव ला सकता है, कुछ एमेंड कर सकता है। और ये जितने आपके इच्छाएं हैं, चाहे कानून नया बना हो इच्छा द्वारा, चाहे बदलाव लाया गया हो, चाहे संशोधन किया गया हो या रद्द किया गया हो कानून, ये सब किस कैटेगरी में ऑस्टिन के अनुसार आएंगे? विधायन। तो एक अपनी परिभाषा लास्ट में बना लिया जाए कि किसी राज्य के विधायकी अंग की औपचारिक घोषणा ही हम क्या कहेंगे? विधायन। वर्तमान समय में मैं बता दूं, सबसे सर्वोच्च शिखर पर ये बैठा है कानून में, क्योंकि कानून निर्माण की दिशा में सबसे ज़्यादा वर्तमान में महत्व किसका है? विधान का। पूरे विश्व में देखिए जितनी पार्लियामेंट हैं, सामान्यतः वहीं ज़्यादा कानून का वर्तमान में क्या कर रही हैं? निर्माण। अब इसके प्रकार पर आ जाए, परिभाषा समाप्त हो गई, प्रकार पर आया जाए। जहाँ तक इसके प्रकारों की बात है, इसके दो सामंड ने, ये क्वेश्चन आ चुका है, सामंड ने विधायन को, लेजिस्लेशन को दो भागों में बांटा। तो कौन कौन से भाग हैं बताइए? एक सर्वोच्च और दूसरा कौन? अधीनस्थ। अब यही आपका समझिए भाई, एक आपका सर्वोच्च और दूसरा कौन है? अधीनस्थ, यानी कि सबऑर्डिनेट। सर्वोच्च पहले देखिए, तब अधीनस्थ समझाया जाए, तब इसके प्रकार बताया जाए। देखिए, सर्वोच्च सामंड के अनुसार सर्वोच्च विधायन वह होता है जिस विधायन का जिस प्राधिकारी ने निर्माण किया है उसके अलावा अन्य प्राधिकारी उसको रद्द नहीं कर सकता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंग्लैंड की संसद किसी कानून का निर्माण करती है, तो चूंकि सामंड इंग्लैंड के ही रहने वाले थे और इंग्लैंड की संसद किसी भी कानून का निर्माण करने में सक्षम थी, बस एक काम नहीं कर सकती थी, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सभी कानून पास करने की क्षमता किसमें है? इंग्लैंड की पार्लियामेंट। यहाँ तो अगर पास कर दिए तुरंत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ कोई उपाय नहीं है। अगर वहाँ की संसद ये कानून बना दे कि सभी पुरुषों को बुर्का पहन कर निकलना है, तो कोई आपका चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता। लेकिन भारत में तो तुरंत आपका रात भर में हजारों ईमेल पीआईएल के चले जाएंगे हाई कोर्ट और कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो फिर एक बार पहले इंग्लैंड का देखिए, सामंड के अनुसार सुप्रीम आपका लेजिस्लेशन वह होता है जो राज्य की विधायिका अंग द्वारा बनाया जाता है और रद्द केवल और केवल उसी के द्वारा किया जा सकता है, कोई अन्य प्राधिकारी उस पर कंट्रोल नहीं करता। इसका सबसे उत्तम उदाहरण आपका इंग्लैंड की संसद है। अगर इंग्लैंड की संसद कोई कानून बनाती है तो उसे वहाँ की न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अतः इंग्लैंड की संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? सर्वोच्च। मैंने उस कानून को रद्द दूसरा नहीं कर सकता, बनाने वाला भले कर दे, इंग्लैंड की संसद भले कर दे, अन्य किसी में पावर नहीं है कि उस कानून को क्या करे? रद्द करे। तो ऐसे कानून को सामंड क्या मानते हैं? सुप्रीम। अब तुरंत भारत में जोड़िए, मैं कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ, जे में भी आ चुका है। भारत में अगर संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो ऑर्डिनेंस द्वारा कानून बनाए जाते हैं, वे कानून आपका सुप्रीम लॉ माने जाते हैं।
इसके अलावा जितने भी प्राधिकारी भले न्यायपालिका बनाए, इसके अलावा जितने भी प्राधिकारी कानून बनाएंगे, सभी कानूनों को सबॉर्डिनेट लॉ माना जाएगा। तो अभी सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट लॉ हमने नहीं बताया है, हम केवल किस पर चर्चा कर रहे हैं, आपका सुप्रीम लॉ। अब यहाँ आप भारत में जोड़िए, अगर भारत की संसद किसी कानून को बनाती है, एक ही उदाहरण, तो क्या उस कानून को कोई रद्द कर सकता है? तो आप ये कहेंगे कि उस कानून की वैलिडिटी को चुनौती हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहें तो उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है कि यह कानून मूल अधिकारों का हनन करता है या आपका संविधान के मूलभूत ढांचे का क्या करता है, उल्लंघन। अब समस्या जो बनती है कि क्या भारत की संसद सर्वोच्च कानून बनाती है कि नहीं, बनाती है, लेकिन विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए। तो भारत की संसद, राज्य के विधानमंडल और ये अध्यादेश जो भी हैं, ये विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए सुप्रीम लॉ माने गए हैं। तो विधिक सीमा क्या है? विधिक सीमा आपका ये है कि एक तो अपने ये क्षेत्र में कार्य करें, दूसरा, अगर इन लोगों ने कानून द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन कर दिया है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया है, तो कोर्ट इनके द्वारा बनाए गए कानून को क्या घोषित कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। यही विधिक सीमा है, यानी कि विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए या कुछ प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ये जो मैं चारों कानून बता रहा हूँ भारत में, ये कैसे ला है? सुप्रीम। ये हम नहीं, किसके अनुसार हैं? सामंड के अनुसार। इसके अलावा जितने भी प्राधिकारी कानून बनाएंगे, एक लाइन याद रखिएगा, वे सभी कानून किस कैटेगरी में आएंगे? सबॉर्डिनेट। यही क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप याद रखिएगा, यही 3 बार मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन अब गलत किसी भी हाल में न हो। भाई कहीं समस्या हो तो बताइए, नहीं फिर हम बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का बन रहा है नया, यही क्वेश्चन आपका बन रहा है। अब आइए सबॉर्डिनेट लॉ। जहाँ तक सामंड महोदय की बात है, सामंड महोदय ये कहते हैं कि विधायन का दूसरा प्रकार अधीनस्थ विधायन होता है। अधीनस्थ विधान मतलब सबॉर्डिनेट होता है और ये 5 प्रकार में इसका बंटवारा करते हैं। अब पांचों प्रकार देखिए और इसके उदाहरण 2-3 देखिए। पहला ये बांटते हैं उपनिवेशिक विधान। उपनिवेशिक विधान में बांटते हैं। तो उपनिवेशिक विधान किसे कहा जाता है? तो अब थोड़ा समझिए। देखिए आपका कहावत कही मैंने कहा जाता था कि जो ब्रिटेन या इंग्लैंड का जो सूरज है वह अस्त नहीं होता है, यानी कि इंग्लैंड वालों ने लगभग आधी दुनिया पर राज किया, यानी कि उस समय 50 से अधिक देशों पर इंग्लैंड का शासन था। अब थोड़ा समझिए, भारत पर भी शासन था। तो अब उपनिवेशिक विधायन का मतलब ये हुआ कि भारत में जो आईपीसी बनी है, एविडेंस बना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है, टीपीए हम लोग पढ़ रहे हैं, सीपीसी पढ़ रहे हैं, ये कौन बनाकर चले गए? सब अंग्रेज। तो अब उस समय कानून कैसे बनता था? अब ये देखिए, सबॉर्डिनेट ये कानून नहीं थे, मैं फिर बता दूं, सतर्क रहिएगा। कैसे नहीं थे ये हम बताएंगे। गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, वह विधेयक को पास करती थी और गवर्नर जनरल या वायसराय वे उस विधेयक पर अनुमति दे देते थे। तो कानून का निर्माण उपनिवेशों में हो जाता था, अर्थात ब्रिटेन का जिन देशों में शासन था, कानून का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा होता था। अब आप कहेंगे कि ये तो सर्वोच्च कानून हुआ, सर्वोच्च नहीं हुआ।
एक और इसमें आपका लोचा है। वह लोचा ये है कि अगर भारत की गवर्नर जनरल की परिषद कोई कानून बनाती है तो वह कानून सुप्रीम नहीं होता था, क्योंकि इंग्लैंड की संसद को ये पावर होता था कि उस कानून को इंग्लैंड की संसद रद्द कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईपीसी का निर्माण गवर्नर जनरल की काउंसिल ने किया है तो इंग्लैंड की संसद को ये पावर था कि या तो पूरी आईपीसी को या उसकी कुछ धाराओं को क्या कर देता, रद्द कर देता। मानने से क्या करती इंग्लैंड की संसद? तो सामंड के अनुसार क्या है कि अगर कोई प्राधिकारी कानून बनाता है तो केवल वही रद्द कर सकता है, दूसरा रद्द नहीं कर सकता। अगर दूसरे को रद्द करने का पावर मिल गया तो वह कानून सर्वोच्च न होकर किस कैटेगरी में आएगा? अधीनस्थ। तो बताइए, जो उपनिवेशिक विधान आपका बनते थे अब तो समाप्त हो गए हैं, अब तो कोई देश गुलाम ही नहीं है, तो वह सबॉर्डिनेट होते थे कि सुप्रीम लॉ होता था? सुप्रीम लॉ नहीं, बल्कि कैसा होता था? सबॉर्डिनेट। क्यों सबॉर्डिनेट? क्योंकि इंग्लैंड की संसद को ये पावर था कि वह ऐसे कानूनों को क्या कर सकती थी? रद्द। भाई न समझ में आया हो फिर एक बार बताइए, हम दोबारा बताएंगे। भाई न समझ में आए तो एक बार इशारा करिए, कोई इतना नहीं जल्दीबाजी कि एक एक लाइन बता के निकल दिया जाए। न आए तो बताइए, दोबारा बताया जाएगा। अब दूसरा ये उपनिवेशिक माने आपका दूसरा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, यानी कि कार्यपालिकीय विधायन। अब कार्यपालिकीय देखिए, कार्यपालिकीय विधायन में होता क्या है? संसद कानून बना देती है और कार्यपालिका को पावर देती है, एग्जीक्यूटिव को पावर दे देती है कि वह कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए नियमों का निर्माण करे। तुरंत आपका आ जाइए डावरी एक्ट में, सबसे अच्छा उदाहरण है। डावरी एक्ट की धारा 9 के तहत कानून में ही पावर दिया गया है कि केंद्र सरकार क्या बना सकती है नियम। तो क्या संसद ने बनाया है कि केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार। संसद ने तो बनाया नहीं। और सेक्शन 10 के तहत था कि कौन नियम बना सकती है? राज्य सरकार। ये जो नियम है ये आपका क्या माने जाएंगे? आपका सामंड के अनुसार। भाई अपने अनुसार नहीं, किसके अनुसार? सामंड के अनुसार। ये जो कार्यपालिका ने नियम बना दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, क्योंकि संसद ने तो बनाया नहीं, बनाया किसने? सरकार ने। तो ये सामंड के अनुसार ये जो एग्जीक्यूटिव नियम बनाती हैं, उपनियम बनाती हैं, उपविधि बनाती हैं या कोई विधि बनाती हैं, तो सामंड के अनुसार ये सभी किस में आएंगे? सर्वोच्च में कि अधीनस्थ में? अधीनस्थ में। क्योंकि सर्वोच्च, हाँ क्यों अधीनस्थ में आएंगे? क्योंकि अगर कोई नियम बनाया जाता है तो वह नियम संसद के पटल पर रखा जाएगा। कितने दिनों के लिए? 30 दिन के लिए। और संसद चाहे तो उन नियमों को क्या कर सकती है? ये मैं बताया था। सबसे उत्तम उदाहरण यहाँ डावरी एक्ट की धारा 9 का है, 10 का है कि विधायिका चाहे तो इन नियमों को क्या कर सकती है मानने से? तो भाई अब बताइए, कार्यपालिका ने नियम बनाया, विधायिका रद्द कर देती है, तो सामंत तो ऐसा नहीं मानते। सामंत सर्वोच्च विधान में मानते हैं कि जो बनाया है वही रद्द कर सकता है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो जो कार्यपालिकीय विधायन होते हैं सामंत के अनुसार, वह किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? सबॉर्डिनेट की सुप्रीम? सबॉर्डिनेट। दूसरा हो गया। फिर याद करते रहे, पहला कौन हमने बताया? उपनिवेशिक विधान। दूसरा कौन बताया? कार्यपालिका। तीसरा देखिए, न्यायिक विधायन। अब आइए, न्यायपालिका भी विधि का निर्माण करती है और जो न्यायपालिका विधायन बनाती है उसे रूल कहा जाता है, नियम कहा जाता है। अर्थात न्यायपालिका द्वारा
बनाए गए जो नियम हैं वह भी विधि का बल रखते हैं। तो अब जहाँ जहाँ न्यायपालिका नियम बनाती है, एक जगह हम एकत्र करवा रहे हैं और इसे न्यायिक विधान कहा जाता है। अनुच्छेद 145 देखना है, अनुच्छेद 227 देखना है, सीपीसी में धारा 122 125 और सीआरपीसी में धारा 477। कम से कम 4 एंगल से देखिएगा। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 145 के तहत रूल का निर्माण करता है। तो बताइए ये जो नियम है ये सर्वोच्च विधि के उदाहरण हैं कि अधीनस्थ विधि के। तो न्यायिक विधान को क्या मानेंगे आप? अभी मैं शुरुआती दौर में एक क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका ये आईएएस में भी आया है, जे में भी आया है। फिर हम मॉडल बना रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ विधान है आपका संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया नियम। तो मैं किसके द्वारा? एकदम भाई अब तैयार रखिए। अब आपका ये नहीं कि घर पर जाकर 2 बार 3 बार 4 बार बताया जा रहा है। प्रयास ये करिए कि एक एक छोटी छोटी बातें क्लास में ही तैयार रखिए ताकि घर पर केवल रिवीजन किया जाए, ज़्यादा समय दूसरे एक्टों पर और जीएस पर दिया जाए। फिर एक बार आइए, तो उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाता है? 145। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 227। सीपीसी के तहत नियम कौन बनाता? हाई कोर्ट बनाता है। किन धाराओं के तहत? 2 धाराएं, 122 125 और सीआरपीसी की धारा 477 के तहत हाई कोर्ट नियम बनाता है। तो सामंड के अनुसार ये सारे नियम कैसे ला होंगे? सबऑर्डिनेट। चौथा देखिए, स्थानीय निकाय विधायन लोकल बॉडी द्वारा। तो जैसे नगर पालिका द्वारा बना दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा, नगर पालिका द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा बना दिया गया। तो ये स्थानीय निकाय द्वारा, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर आपके बॉडी हैं, जैसे कि आपका नगर निगम का चुनाव होने वाला है तो नगर निगम ने कोई नियम बना दिया, तो ये बनाती है नगर निगम नियम, इसमें कोई शक नहीं है। ये सभी नियम क्या कहलाएंगे? तो सबऑर्डिनेट लॉ। और अंतिम है ऑटोनॉमस लेजिस्लेचर, स्वायत्त शासी विधायन। स्वायत्त विधायन का मतलब ये हुआ कि जो संस्थाएं हैं, अब 3 4 संस्थाओं को देखिए। अगर निर्वाचन आयोग कोई नियम बनाता है तो क्या वह नियम सुप्रीम लॉ होगा कि सबऑर्डिनेट लॉ? सबऑर्डिनेट लॉ। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई नियम बनाता है तो वह नियम सुप्रीम लॉ होगा कि सबऑर्डिनेट लॉ? सबऑर्डिनेट लॉ। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कोई नियम बनाता है तो वह नियम क्या होगा? सबऑर्डिनेट लॉ। एक लाइन याद रखिए, ये जितने नियम बनेंगे ये संसद या राज्य विधानमंडल के सदन में क्या किए जाएंगे? कितने दिन के लिए रखे जाएंगे? 30 दिन। और संसद या राज्य विधानमंडल चाहे तो इन नियमों को क्या कर सकता है? या तो ओके करे या रद्द। तो बताइए क्या इनके द्वारा बनाए गए नियम के ऊपर कोई है कि नहीं है? और कौन? विधायिका। इसलिए इनके द्वारा बनाए गए रूल जो हैं वह क्या कहलाएंगे? सबऑर्डिनेट। अब इसमें आपको कोई समस्या हो तो बताइए। आपका विधायन अब एक एंगल से बस बचा है, चैप्टर समाप्त होने वाला है। आइए देखा जाए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक नया नाम है। प्रत्यायुक्त विधायन, प्रत्यायोजित विधायन। अब प्रत्यायोजित विधायन होता क्या है? तो जब विधायिका अपने कानून बनाने के अधिकार को कार्यपालिका को सौंपती है और कार्यपालिका उस शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाती है, उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायुक्त विधायन
या प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। फिर एक बार समझिए, सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन जब संसद कार्यपालिका को कानून बनाने के अपने अधिकार को क्या करेगी, सौंप देगी, और कार्यपालिका या सरकार क्या बनाएगी, कानून, उस कानून को हम क्या कहेंगे, आपका प्रत्यायोजित विधान। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखिए, आपका डाउरी एक्ट की धारा 9 और 10 उत्तम उदाहरण है भाई, सबसे अच्छा उदाहरण। संसद ने डाउरी एक्ट बना दिया और धारा 9 के तहत केंद्र सरकार को यानी कि कार्यपालिका को और धारा 10 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को ये कानून ने पावर दे दिया कि आप इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाइए। तो अगर धारा 9 के तहत केंद्र सरकार, धारा 10 के तहत राज्य सरकार रूल बनाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद ने अपने कानून बनाने की शक्ति को किसको ट्रांसफर कर दिया, आपका कार्यपालिका को। तो इन धाराओं के तहत बनाए गए कानून क्या कहलाएंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान। अब कहीं समस्या हो तो बताइए, यानी कि एक लाइन में। अब आइए भारत में देखा जाए, क्या भारत के संविधान में कहीं ऐसा कुछ लिखा गया है कि नहीं कि संसद अपने विधि के निर्माण की शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है और राज्य विधानमंडल अपने विधि के निर्माण के अधिकार को, शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकता है कि नहीं। इस विषय में हमारा संविधान मौन है, यानी कि कहीं कुछ लिखा नहीं गया। तो सर्वप्रथम जो मामला भारत में स्वतंत्रता के बाद आया वह इनरी दिल्ली लॉज एक्ट का मामला आया। इनरी दिल्ली लॉज एक्ट का मामला आया और ये मामला बिहार में ये एडी लॉ में बिहार में लगातार पूछा जाता है ये केस। ये जो इनरी दिल्ली लॉज एक्ट का केस है, पहला नियम याद रखिए कि सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मांगी थी, परामर्श मांगा था। तो किस मामले में, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम ये था कि इनरी दिल्ली लॉज एक्ट में विवाद ये था कि क्या भारत की संसद अपने कानून बनाने की शक्ति को दूसरे को दे सकती है कि नहीं। अब दूसरे को दे सकती हैं ये वीक शब्द है, प्रत्यायोजित कर सकते हैं कि नहीं, डेलीगेट कर सकती हैं कि नहीं, ये मुख्य विवाद था। ये जो केस आया इनरी दिल्ली लॉज एक्ट, ये पवित्र केस माना जाता है, महत्वपूर्ण केस माना जाता है। इसे धर्म ग्रंथों की से तुलना की जाती है, बाइबिल से, कुरान से, गीता से, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में ये सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण केस माना जाता है। इसकी तुलना की है विद्वानों ने। इसमें कुल 7 जज थे, यानी कि ये भी याद रखिए इस केस में कितने जज बैठे, 7। निर्णय दिया और वही निर्णय सतर्क होकर जानना है। भारत की संसद अपने कानून बनाने के अधिकार को डेलीगेट कर सकती है, यानी कि अन्य प्राधिकारी को दे सकती है, यानी कि कार्यपालिका को दे सकती है। लेकिन जैसे ही लेकिन लगा, यानी कि कुछ न कुछ लोचा आ गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब एक दो लेकिन लगाइए, पहले संविधान संशोधन पर, फिर बैक हम होते हैं संविधान संशोधन पर। भारत की संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की क्षमता रखती है, भले वह मूल अधिकार हो। लेकिन लग गया तो कुछ तो लोचा आ ही गया। तो लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं। मूलभूत ढांचा किस अनुच्छेद में परिभाषित है,
किस केस में उत्पन्न हुआ? केशवानंद। और किस में संशोधन संसद नहीं कर सकती? संविधान में, बेसिक स्ट्रक्चर। उसी प्रकार सेम याद रखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भारत की संसद अपने विधि निर्माण की शक्ति को कार्यपालिका को सौंप सकती है, लेकिन अपनी मूल शक्ति को नहीं सौंप सकती, ओरिजिनल पावर को नहीं डेलीगेट कर सकती। यही लेकिन लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता। आप ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कानून संसद बनाए, हड्डी का ढांचा तैयार कर दे, और कहाँ कहाँ कितना मांस भरना है उस ढांचे में किसको सौंप दे? कार्यपालिका को। हड्डी का ढांचा भी कार्यपालिका बनाए, और कहाँ कहाँ मांस कितना भरना है, ये दोनों काम कार्यपालिका को संसद सौंप नहीं सकती। यानी कि संसद अपने कानून बनाने का जो मूल पावर है, क्या उसको डेलीगेट कर सकती है कि नहीं? नहीं। अब सबसे उत्तम उदाहरण दो देखा जाए। एक तो डावरी एक्ट का ही उत्तम उदाहरण है कि क्या डावरी एक्ट में पूरा कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दे दी गई? नहीं, केवल शक्ति दी गई तो कानून बना दिया गया। और कानून अच्छे ढंग से लागू हो, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? आपका कह सकते हैं कि कार्यपालिका को। कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार, और किसको? राज्य सरकार। तो बताइए, प्रत्यायोजित विधान सुप्रीम लॉ हुआ कि सबॉर्डिनेट? सबॉर्डिनेट, क्योंकि सुप्रीम लॉ केवल कौन बनाएगी? संसद। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर एक उदाहरण देखिए। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या पूरा पावर दे दिया गया कि जो कानून बनाना हो बनाइए? नहीं। भारत की संसद ने एक कानून बनाया, कानून बनाकर सारे नियम बनाए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये एक्ट के तहत ये पावर दे दिया गया कि ये जो रोज रोज का जाम है, इसके लिए आप क्या बनाइए? नियम। तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जो नियम बनाया जाएगा वह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही होगा, क्योंकि संसद ने अपना कानून बनाने का कुछ पावर किसको सौंपा है? तो क्या पूरा पावर सौंप दिया? पूरा पावर सौंप देगा तो अवैध होगा। यानी कि संसद अपने कानून बनाने के मूल पावर को डेलीगेट। तो यही आपका बिहार में पूछा गया था, बहुत प्रसिद्ध वाद है। और इसकी मैं फिर बता दूं, इसकी तुलना पवित्र धर्म ग्रंथों से की गई है विद्वानों द्वारा। कोई गीता, कोई बाइबिल, कोई कुरान का नाम देता है। अब आइए, क्या नहीं तो आप, संसद उसमें दिया है राज्य विधानमंडल, तो ये सर्वोच्च नियम बनाएंगे, यानी कि सर्वोच्च कानून। इसके अलावा जो राज्य विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, अधीनस्थ बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सर्वोच्च अधीनस्थ में बता रहे हैं। तो सब कानून है ही। अनुच्छेद 12 में राज्य जितने बनाए गए, जितने राज्य में आ गए, वो तो सब कानून है। अब कानून को सामंड के अनुसार हमने कितने भागों में बांटा? दो। कि कौन सुप्रीम है कौन सबॉर्डिनेट? कानून तो है ही भाई, ये थोड़े है कि कानून नहीं है। कानून को हमने कितने भागों में बांटा है। अब प्रत्यायोजित विधान थोड़ा बहुत अलग पढ़ना पड़ता है, हल्का सा। अब प्रत्यायोजित विधान पर तीन प्रकार का नियंत्रण किया जाता है। एक प्रक्रियात्मक नियंत्रण, दूसरा न्यायिक नियंत्रण, और तीसरा विधायिका द्वारा नियंत्रण। यानी कि प्रत्यायोजित विधान पर कंट्रोल किया जाता है ताकि अनकंट्रोल विश्वविद्यालय न हो। तो अगर विश्वविद्यालय कोई नियम बनाता है तो इसको तीन आधारों पर हम कंट्रोल, कितने आधारों पर इसके नियम को किया जाता है? तीन। पहला है न्यायिक, यानी कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई ऐसा नियम बनाता है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, मनमाना है, अनुचित है, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन नियमों को क्या दे सकते हैं? चैलेंज। विधायी नियंत्रण, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भी नियम बनाएगा
चूंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो संसद के पटल पर वह नियम क्या किए जाएंगे, रखे जाएंगे, कितने दिनों के लिए, 30 दिन के लिए। और संसद चाहे तो उन नियमों को क्या कर सकती है, रद्द रद्द कर सकती है। और तीसरा प्रक्रियात्मक, जब भी आप रूल बनाइए आपका प्रभावित हितों से परामर्श करिए। और दूसरा, रूल का प्रकाशन कीजिए, गुप्त रूप से नहीं। रूल हर हाल में क्या किया जाएगा, ये नहीं कि बनाकर लागू कर दिए, या तो आप अपने साइट पर डालिए या पेपर में उसे क्या करिए, छपवाइए। इस पर एक केस आ सकता है। हरला बनाम राजस्थान राज्य, हरला बनाम राजस्थान राज्य, बिना प्रकाशन के किसी कानून को लागू करना वैध होगा कि अवैध होगा, अवैध। इस प्रकार विधान का चैप्टर जो था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक चैप्टर आज निकल। हरला बनाम राजस्थान राज्य, प्रकाशन आवश्यक है। अब लास्ट में जो क्वेश्चन आईपीसी में जाकर बनता है भाई, कि आईपीसी का प्रकाशन कहाँ हुआ, कितने खंडों में हुआ। तो बंगाल गजट में हुआ था 3 खंडों में, क्योंकि भारी भरकम था तो उस समय पेपर तो इतना थे नहीं। 3 पार्ट में कहाँ हुआ था। तो क्या बिना प्रकाशन के आईपीसी लागू हो गई? नहीं, आपका प्रकाशन हुआ 1860 में, और 1 जनवरी 1862 को, यानी कि 1.5 साल इंतजार किया गया, 1.25 साल प्रकाशन के बाद भी। तो क्या बिना नोटिफिकेशन के कोई कानून लागू किया जा सकता है? लागू किया जाता है तो वह क्या होगा, यानी कि गुपचुप तरीके से आप नियम बनाकर लागू नहीं कर सकते। भले आप प्रत्यायोजित विधान के तहत नियम बना रहे